उफ़! ये कोफ़्ता मुझे बेहद पसंद है और हमारे घर में ना सबको इस कोफ़्ते के इतने हद तक दीवाने हैं ना कि मैं क्या कहूँ। मतलब हफ़्ते में इसको अगर मैं 2 बार भी बना दूँ ना तो सब कोई आराम से खा लेगा, कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जी नहीं, दीवाने नहीं हैं, उस पिक्चर के दीवाने हैं इस कोफ़्ते के। लेकिन जब भी हम जनरली कोफ़्ता बनाते हैं ना तो कुछ लोग के साथ ये सारी प्रॉब्लम आती है। जैसे कि कोफ़्ता तेल में जाते ही टूट जाता है या फिर कोफ़्ता बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। अंदर से कच्चे रह जाना, तेल में जाते ही वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल सोक कर लेता है या जो कोफ़्ते हैं ना बाहर से तो जल जाता है और अंदर से बिल्कुल कच्चा रह जाता है या फिर शेप बनाने में बहुत लोग को प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉपर शेप होल्ड नहीं हो पाता है या फिर ग्रेवी में ना कोफ़्ते क्या होता है कि जाते पूरी तरह बिखर जाता है, टूट-टूट जाता है, बिल्कुल भी लगता ही नहीं कि आपने कोफ़्ता बनाया है। या फिर जो कोफ्ता का ग्रेवी है ना बहुत ज़्यादा ही ऑब्ज़र्व कर लेता है। फिर वो जो कोफ्ता का जो टेक्सचर है ना वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं आता है। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि सारी बात स्टेप बाय स्टेप और पॉइंट टू पॉइंट आपके साथ शेयर करूँ। जैसे कि आपने देखा सारे कच्चे केले को मैंने ऐसे ही साबुत धो लिया था, उसमें फिर से मैंने कोई चीरा वगैरह नहीं लगाया है। चूँकि कच्चा केला है ना अपने आप में एक डेलिकेट वेजिटेबल कहलाता है जो बहुत जल्दी कुक हो जाता है, गल जाता है। तो इसलिए ना आप कोशिश कीजिए जब भी आप कच्चे केले को बनाएँ, उसमें ज़्यादा कट्स नहीं लगाएँ, चीरा नहीं लगाएँ और कम से कम पानी का इस्तेमाल करें बॉयल करते समय। और हाँ, सीटी लगाएँ बस 1 से 2 इनफ है। अगर ज़्यादा सीटी लगा लिए तो ये जो कच्चा केला है ना, बिल्कुल पिचपिचा सा बन जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा गलने के चलते होगा क्या ना, पहला एक तो वो शेप नहीं होल्ड कर पाएगा और दूसरा जैसे कि आप उसमें तेल में डालेंगे ना, बहुत ज़्यादा बिखर जाएगा। तो फिर डालिए ना ज़्यादा से ज़्यादा बेसन एक शेप लाने के लिए। तो फिर भई मेल्ट इन माउथ कोफ्ता कैसे कहलाएगा? कोफ्ता का मतलब है कि मेल्ट इन माउथ, मुँह में जाते हुए घुल जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस कोफ्ते के साथ सारे इस केले को ना मैंने ऐसे ही स्मैश कर लिया था। और हाँ, जब भी आप केले को स्मैश करें कोशिश कीजिए गरमा-गरम ही स्मैश कीजिए, इसके जो टेक्सचर है ना वो काफ़ी बढ़िया रहता है। और थोड़ा-सा जितना मैंने बॉइल्ड पोटैटो मैंने बॉइल्ड और स्मैश किया हुआ पोटैटो इस्तेमाल किया है। वैसे आप चाहें तो इसकी जगह आप स्वीट पोटैटो भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप ग्रेट किया हुआ पनीर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक्स मसाले यूज़ किया है। आपने देखा होगा मैंने कोई ज़्यादा बेसन का क्वांटिटी यहाँ पे नहीं इस्तेमाल किया है, ना इसमें मैंने कोई कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल किया है, ना इसमें मैंने कोई मैदा इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे जो बेसन है ना कम से कम यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है। और हाँ, धनिया पत्ता या फिर आप कसूरी मेथी इन दोनों में से किसी एक चीज़ का ज़रूर से इस्तेमाल करें, जो भी आपके पास अवेलेबल रहे। सारे बेसिक इंग्रीडिएंट्स डाला है, नमक डाल दिया है, हल्दी डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह एक मिक्स दे देंगे और इस कोफ्ते में मैंने हरी मिर्ची का भी इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो हरी मिर्ची को स्किप भी कर सकते हैं या फिर आपको थोड़ा तीखा ज़्यादा पसंद है, इसको आप कोफ्ते के ग्रेवी में नहीं डालना पसंद करते हैं। ऐसे ही अगर आपको स्नैक्स के तौर पे खाना है ना, तो इसमें हरी मिर्ची का क्वांटिटी और थोड़ा डाल लीजिएगा। तो यहाँ पे सारे इस कोफ्ते को हम एक शेप दे देंगे एक बॉल के जैसे। वैसे आप चाहे तो इसको एक सिलेंडर के शेप में भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शेप में क्या है भई, जो है इस कोफ्ते के ग्रेवी में ही मज़ा है। भई ग्रेवी परफेक्ट तरीके से बनाइए ना, इस कोफ्ते का शेप से क्या लेना-देना है। तो फिर बात तो वहीं पे आ गई, सूरत अच्छी रहनी चाहिए, चाहे सीरत कैसी भी क्यों ना हो। जी नहीं, आज इस कोफ्ते का सूरत और सीरत दोनों ही हम कमाल का बना के तैयार करेंगे। लुक वाइज़ देखने में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, मेल्ट इन माउथ आपको जाते ही ये घुल जाएगा मुँह में। ऐसा आज ये कोफ्ता बना के हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पे एक बड़ी-सी कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल ऐड कर लिया है और जैसे ही तेल गरम हो जाए ना, जैसे कि हमने प्याज़ को काट के तैयार करके रखा हुआ था, आधा हिस्से को प्याज़ को यहाँ पे इस गरमा-गरम तेल में डालते हुए फ्लेम को बिल्कुल लो मीडियम नहीं रखेंगे, हाई फ्लेम पे इस प्याज़ को ना गोल्डन होने तक हम डीप फ्राई कर लेंगे। क्योंकि ये जो बिरिस्ता है ना हमारी ग्रेवी में काम आएगा, परफेक्ट कलर और टेक्सचर लेने के लिए और टेस्ट भी इससे बदल जाएगा। अब सेम ऑयल में सारे कोफ्ते को डालते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे रखते हुए अलटते-पलटते एक अच्छा प्यारा गोल्डन कलर आने तक इसको हम फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को अगर हाई रखेंगे ना तो बाहर से वो जल जाएगा और अंदर से बिल्कुल भी वो गीला-गीला सा रहेगा। और अगर फ्लेम को एकदम लो रखते हुए इसको फ्राई करेंगे ना तो होगा क्या कि वो फिर तेल बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर लेगा और काफ़ी लंबा समय ले लेगा। फिर वो जो कोफ्ता का जो टेक्सचर है ना वैसा नहीं आएगा जैसे हमें चाहिए। तो कोशिश कीजिएगा कि आप मीडियम टू लो फ्लेम पे रखते हुए सारे कोफ्ते को यहाँ पे हम फ्राई कर लें। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। आप इसका आवाज़ भी सुन सकते हैं, बाहर से कितना ज़्यादा ये क्रिस्पी बना है और अंदर का टेक्सचर भी मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। सारे यहाँ पे कोफ्ते अंदर से भी बिल्कुल पक चुका है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गीला है।
अब चलिए कोफ्ता तो बन चुका है, अब बढ़ते हैं इस ग्रेवी के साथ। तो सारे इस बेरेस्ता को मैंने एक जार में ट्रांसफ़र कर लिया है और साथ में कुछ मैंने लहसुन की कलियाँ लिया है और 4 से 5 मैंने हरी मिर्ची इस्तेमाल किया है। हरी मिर्ची आपको जैसा चाहिए तीखा ऊपर-नीचे कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हरी मिर्ची डालिएगा ज़रूर। और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे ये स्टेम जो धनिया पत्ता का जो डंठल होता है ना, यहाँ पे मैंने वो यूज़ किया है। लेकिन अगर आपका यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि धनिया पत्ता का जो हम डंठल यूज़ करेंगे, क्यों ना हम यहाँ पे धनिया पत्ता ही डायरेक्ट यूज़ करें। देखिए धनिया पत्ता आप यूज़ करेंगे उसका अलग टेस्ट और टेक्सचर आएगा और जो ये धनिया पत्ता का जो स्टेम है ना, वो यूज़ करेंगे तो उससे टेस्ट और टेक्सचर दोनों अलग आएगा। लेकिन धनिया पत्ता का जो स्टेम है ना, यहाँ पे हमें बिल्कुल सॉफ्ट वाला जो स्टेम आता है ना, वो यूज़ करना है, ना कि वो पूरा जो हार्ड वाला आता है ना, वो यूज़ करना है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो कुछ यहाँ पे मैंने खड़े मसाले ले लिए हैं जैसे कि जीरा, दालचीनी, बड़ी इलायची, सूखी मिर्ची, जावित्री और साथ में तेजपत्ता। और चूँकि मुझे तेल यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा था तो 3 से 4 बड़ा चम्मच जितना मैंने तेल निकाल लिया है और सेम इसी तेल में सारे खड़े मसाले और जो आधा हिस्सा हमने प्याज़ अलग रखा हुआ था ना, आधा को तो हमने बेरेस्ता बना लिया और आधा प्याज़ रखा हुआ था, उसको डालते हुए ना इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे यानी भून लेंगे और साथ में ना सब्ज़ी के अकॉर्डिंग ना हम पहले ही नमक ऐड कर लिया करेंगे और इसको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे रखते हुए इसको हमें भूनना है ताकि प्याज़ गल भी जाए और हल्का गुलाबी हो जाए, मतलब लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हमें भूनना है। और जब भी इस टाइप की आप ग्रेवी बना रहे हो, चाहे कोई भी आप ग्रेवी बना रहे हो ना, तो आप कोशिश कीजिएगा कि नमक पहले ही डाल दें। इससे जो ग्रेवी का टेस्ट, टेक्सचर, कलर पूरी तरह से बदल जाता है। और अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि मैं हमेशा नमक पहले ही डाल दिया करती हूँ। अब चूँकि यहाँ पे स्टेज पे जो प्याज़ है ना, हल्का ब्राउन हो चुका था, तो सारा यहाँ पे रफली चॉप किया हुआ टमाटर मैंने ऐड कर लिया था। इसको भी ढकते हुए ना तब तक पका लिया था जब तक कि ये टमाटर थोड़े से पक नहीं जाए, सॉफ्ट नहीं हो जाए। सारे टमाटर जैसे पक जाए, ऑनियन, हरी मिर्ची और जो धनिया पत्ता का स्टेम का हमने पेस्ट तैयार करके रखा हुआ था, इस स्टेज पे मैंने ऐड कर लिया था। ज़्यादा नहीं पकाएँगे चूँकि ये जो प्याज़ है ना ऑलरेडी हमने डीप फ्राई कर लिया था, बस 1 से 2 मिनट इनफ है। अब उसके बाद सारे यहाँ पे मैंने बेसिक से मसाला ऐड कर लिया है, जैसे कि जीरा, धनिया, काली मिर्च, रेड चिली पाउडर और थोड़ा-सा जितना पानी ऐड करते हुए ना इसको मैंने कुक कर लिया है ढकते हुए और इसको तब तक पकाना है बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे जब तक कि ये जो मसाले हैं ना एक तेल रिलीज़ नहीं होने लगे हल्का-हल्का और सारा ये जो मसाले है कढ़ाई रिलीज़ नहीं हो जाए यानी छोड़ ना दे, अब बिल्कुल भी चिपके नहीं। आप देख सकते हैं जो मसाले हैं ना कढ़ाई में स्विंग एंड स्लाइड कर रहा है, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। अब एंड में हाफ टी स्पून जितना गरम मसाला ऐड करने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और फिर ग्रेवी के लिए गरमा-गरम खौलता हुआ पानी ऐड करेंगे। इससे जो ग्रेवी के जो कलर, टेक्सचर बिल्कुल बदल जाएगा, एक बढ़िया कलर आएगा। अब जैसे इसमें से एक अच्छा उबाल आने लगे, सारे मसाले, पानी एक-दूसरे के साथ मिक्स अप हो जाए, गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। उसके बाद ऊपर से सारे कोफ्ते ऐड करेंगे। एंड में कसूरी मेथी ऐसे हाथों से क्रश करके ऐड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ में बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता का डंठल। मैं सच बता रही हूँ, ऐसे कसूरी मेथी डाल के देखिएगा, मतलब टेस्ट में क्या कहूँ कि आपको लगेगा कि आप कहाँ पहुँच गए हो। इसको ढक के बस 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जो कोफ्ते हैं ना अंदर तक ग्रेवी समा जाए, बिल्कुल जूसी और मेल्टेड माउथ बन के तैयार हो। और साथ में जो हमने कच्चे केले उबाल के रखा हुआ था ना, छिलके की मैंने चटनी तैयार किया हुआ है। वैसे ये चटनी मैंने कोई क्रिएट नहीं किया है, हमारे घर में बनता है। पता नहीं क्यों हमारे घर में सबको इसकी चटनी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली बताऊँ तो ये चटनी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैंने भी अपने लिए ना कुछ अलग तरीके का चटनी तैयार किया हुआ है। लेकिन आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपके यहाँ एक उबले हुए कच्चे केले की छिलके की चटनी कौन-कौन बनाता है और इसके बारे में आपको पता है कि नहीं है? केवल हमारे घर में ऐसे एक्सपेरिमेंट होता रहता है। वैसे कोफ्ता बनाने का और भी बहुत सारे अलग-अलग तरीका या फिर और भी बहुत सारे अलग-अलग तरीकों के साथ कोफ्ता बनता है। लेकिन आज का ये कोफ्ता मैंने बस बिल्कुल बेसिक तरीके से बनाया है, जो मेरे किचन में था उसी के साथ। ना इसमें मैंने कोई क्रीम इस्तेमाल किया है, ना ही कोई मैंने इसमें दही इस्तेमाल किया है। फिर भी इसका कलर, टेक्सचर इतना बढ़िया आया है और ये कोफ्ता तोड़ने के साथ आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं, कितना बढ़िया तरीके से सॉफ्ट बना है, मेल्ट इन माउथ बना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।